नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। यानी आपका समय कीमती है, इसलिए किसी दूसरे के जीवन जीने में व्यस्त ना करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनिट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी वेयर विल द नॉर्थ ईस्ट यूनिट फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में आपको नॉर्थ ईस्ट एकता फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक किया जाएगा, जिसका आयोजन असम राइफल और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर द्वारा किया जा रहा है, जिसका थीम है एक आवाज एक राज। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नॉर्थ ईस्ट यूनिट फेस्टिवल एक ऐसा आयोजन है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और एकता का उत्सव मनाता है। दोस्तों, यह कार्यक्रम क्षेत्र के कलाकारों, संगीतकारों और प्रदर्शनकारियों को एक मंच पर लाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द न्यू लायन सावरकर एंड द फैक्ट्स किताब किसने लिखी है। यानी हु विल रिसेंटली रिटेन द बुक द न्यू लायन सावरकर एंड द फैक्ट। ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार, ऑप्शन बी दिनेश सहारा, ऑप्शन सी अरुण शौरी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अरुण शौरी ने द न्यू लायन सावरकर एंड द फैक्ट बुक लिखी है। दोस्तों, इस बुक का प्रकाशन जो है 31 जनवरी आपको 2025 में किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, द न्यू लायन सावरकर एंड द फैक्ट्स एक ऐसी पुस्तक है जो विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, विचारधारा, उनके योगदान को उजागर करती है, साथ ही उनसे जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं पर दोस्तों प्रकाश डालती है। दोस्तों, विनय दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत का एक तीखा इसमें विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन कौन बनाएगा। यानी हु विल बिल्ड अ डीप सी स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी रिसेंटली। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चाइना ने दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। ये देख लेते हैं मैप पर चाइना का लोकेशन कहाँ है। दोस्तों, ये आपको पूरा ये एशिया है और इस एशिया में चाइना का लोकेशन यहाँ पर दिखता है। बात कर लेते हैं इसके कैपिटल के। तो कैपिटल जो है इसका बीजिंग है, करेंसी रेनबिन है और प्रेसिडेंट जो है वहाँ के सी जिनपिंग हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, यह परियोजना समुद्री अनुसंधान अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। गहरे समुद्र में स्थित यह स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोगों और संसाधनों के अध्ययन में मदद करेगा। तो इस पहल से समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण परिवर्तन को समझने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का पहला जीवन आकार एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है। यानी वेयर वाज एशिया फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रिक एलिफेंट इली अनवील्ड। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बेंगलुरु में जो है एशिया का पहला जीवन आकार एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया गया है। दोस्तों, इसका अनावरण अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा के द्वारा बेंगलुरु में किया गया है। इसका पर्पस है कि आपको पर्यावरण में जो जानवरों को जो हंटिंग किया जा रहा है उसको लेकर लोगों को अवेयर करना है। आइए देख लेते हैं इस मैप पर। तो दोस्तों, इसका लोकेशन है, ठीक है, और इसका कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल इसका बेंगलुरु है। सीएम की बात करेंगे तो सिद्धारमैया है और गवर्नर जो है वहां के दोस्तों थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा बेगरियस सच क्या है। यानी व्हाट इज द बेगरियस सच एज दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। ऑप्शन ए रेयर बर्ड्स है, ऑप्शन बी अ सी वीड, ऑप्शन सी अ क्रोकोडाइल कैटफिश और ऑप्शन डी अ काइंड्स ऑफ द मटका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रोकोडाइल। यानी बगरियस सच एज एक क्रोकोडाइल है, यानी एक मछली
की प्रजाति है, जो कि इसका लुक जो है आपको क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ की तरह दिखता है। ये देख लेते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बैग्रियस सच एक बड़ी और आक्रामक कैटफिश है, जो कि पर्यावरण विदों के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय हो गया है, जो नदी और मीठे पानी के स्रोत में पाई जाती है। और ये दोस्तों ब्रह्मपुत्रा की सहायक जो यानी ट्रिब्यूटरी जो वाहिनी है, उसी रिवर में इसको देखा गया है। इसे मगरमच्छ कैटफिश कहा जाता है क्योंकि इसका सिर जो है मगरमच्छ जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर विधेयक 2025 ने किस पुराने अधिनियम को प्रस्तापित किया है, यानी इनकम टैक्स बिल 2025 हैज बीन रिप्लेस विच ओल्ड एक्ट। ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1947, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑप्शन सी जीएसटी एक्ट 2017 और ऑप्शन डी टैक्सेशन एक्ट 1950। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है ये आपको इनकम टैक्स बिल 2005 आपको रिप्लेस करेगा। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आपको ये कानून लाया है, इनकम टैक्स बिल पेश किया है, जो कि 1961 जो इनकम टैक्स था उसको रिप्लेस करेगा। दोस्तों इसमें आयकर प्रावधान को सरल बनाने का प्रयास किया गया है और नई शब्दावलियां जोड़ी गई हैं। कानून को अधिक ट्रांसपेरेंसी बनाने की क्या किया गया है, इसका प्रयास किया गया है। इसका दोस्तों जो आपका असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का नाम चेंज करके आपको टैक्स ईयर कर दिया गया है। अब इसको टैक्स ईयर के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें दोस्तों अगर हम असेसमेंट की बात किया जाए तो इसमें 298 आपका टोटल जो है आपको धाराएं थी, जबकि इस टैक्स ईयर में आपको 536 आपको धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। शेड्यूल की बात कर लेंगे तो शेड्यूल जो है दोस्तों इसमें पहले 14 था, अब इसमें शेड्यूल का संख्या जो है 16 हो गया है, जो कि सीबीडी के लिए एक महत्वपूर्ण काम करेगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आयकर विधेयक 2025 को कर प्रणाली को सरल बनाने, डिजिटल परिवर्तन को बनाने और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है, यानी वेयर इज IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली में आपको IIAS और DARPG 2025 का पहला आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों देख लेते हैं कि इंडिया में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इसको जो है आपको डिपार्टमेंट को देखता है, जिसमें आपको जो भी रिफॉर्म्स हो, प्रशासनिक रिफॉर्म्स हो या सुशासन या सार्वजनिक सेवा में नवाचार हो, उसको ये देखता है। और IIAS जो है दोस्तों ये जो है आपका एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जिसका फाउंडेशन जो है आपको 1930 में किया गया था। 1930 में इसका फाउंडेशन आपको बेल्जियम के इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो ये बेल्जियम के बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन काम है कि आपको ये सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा, वितरण और नवाचार पर बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल ने भारत में हैमर गाइडेड बम हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, यानी रिसेंटली बेल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन ए टाटा एडवांस सिस्टम, ऑप्शन बी BAE सिस्टम, ऑप्शन सी लॉकहेड मार्टिन और ऑप्शन डी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस। तो दोस्तों बेल ने हैमर गाइडेड बम हथियार प्रणाली निर्माण के लिए आपको सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस के साथ समझौता किया है। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि एक भारत की कंपनी है और जो है सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एक आपकी फ्रांस की कंपनी है। यही दोनों कंपनी ने आपको समझौता किया है कि हैमर गाइडेड बम हथियार प्रणाली बनाने के लिए। देख लेते हैं दोस्तों यह भारत में इसको निर्मित किया जाएगा। दोस्तों हैमर जो है वो एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार है, ठीक है। यह जो है आपका इसकी लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ जो है 3.1 मीटर है, जबकि इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज 17 किलोमीटर से
ओवर होगा। ठीक है। और दोस्तों साथ में इस समझौते में यह भी किया गया है कि आपको फ्रांस जो है यानी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक जो है बेल को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें देख लेते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ए जो है हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटिनेशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि एक प्रिसीजन गाइडेड एयर टू एयर ग्राउंड हथियार है जिसे विभिन्न लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य दोस्तों मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग दीर्घकालिक रैंकिंग की तुलना में क्या है दोस्तों, यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म रैंकिंग। ऑप्शन ए फोर्थ, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सिक्स्थ और ऑप्शन डी सेवेंथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका सिक्स्थ। इस बार ये आपको 2025 जो है रैंकिंग रिलीज किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों ये भारत में 30 वर्षों से जो आपको 400 प्लस जो मौसम घटनाएं हुई हैं और इस घटनाओं में जो 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1,080 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर का नुकसान हुआ है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग आपको जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में जो है भारत को 6वां पोजीशन मिला हुआ है। दोस्तों ये जो रैंकिंग है आपको 2006 से स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि हर साल आपको रैंकिंग जारी की जाती थी। पिछला बार ये जो है 2021 में लास्ट बार ये जारी किया गया था, जिसमें इंडिया का जो है लॉन्ग में जो है आपका रैंकिंग जो है थोड़ा सा डैमेज था। इस बार जो है हम लोग रैंकिंग सुधारते हुए आपको 6 पोजीशन पर गए हुए हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि क्लाइमेट रिस्क यानी सीआरआई इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स उन देशों की सूची तैयार करता है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत लगातार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हीट वेव, बाढ़, चक्रवात का सामना कर रहा है, जिससे इसकी रैंकिंग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है। यानी रिसेंटली स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ हुम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक और ऑप्शन डी भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी लिमिटेड होगा। हॉल एचएएल के साथ ये समझौता साब ने किया है वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह समझौता दोस्तों भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेजर वार्निंग सिस्टम दुश्मन के लेजर निर्देशित हथियारों को पता लगाने, विमानों व अन्य सैन्य परंपराओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको साब जो है पिछले दिन हमने बात किया था कि साब जो है ये पहली कंपनी है जिसने 100% आपको एफडीआई प्राप्त किया हुआ है डिफेंस सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन का संबोधन किया है, जो कि किस देश में आयोजित किया गया था। यानी रिसेंटली पीएम मोदी एड्रेस द फर्स्ट संवाद ग्लोबल हिंदू बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि थाईलैंड में आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह सम्मेलन हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य में आयोजित किया गया है। इसमें वैश्विक शांति, स्थिरता और सततता विकास पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।